हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। टीएवी पब्लिक स्कूल क्लास 5 और ये हिंदी है भाषा माधुरी। तो आज हम आपको भाषा माधुरी में जो चैप्टर रीड कराने जा रहे हैं वो चैप्टर है 15 और ये चैप्टर का नाम है अंधेर नगरी। दरअसल ये चैप्टर एक नाटक है, नाटक बेस है, नाटक के ऊपर आधारित ये पूरा चैप्टर है, जिससे आप लोग इस पर बकायदा स्टेज शो भी बच्चे कर सकते हैं। तो इस नाटक को आप बहुत ही अच्छी नाटक है, इसको अगर आप इस कहानी को, स्टोरी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इससे आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको वीडियो के अंत में इसका क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान से चैप्टर को रीड कीजिएगा, सुनिएगा। और इस चैप्टर का नाम है जैसा कि अंधेर नगरी। तो इस चैप्टर का नाटक पर आधारित है, तो इसका पात्र परिचय हम आप लोगों को पहले बताते रहे। तो इस चैप्टर में 4 पात्र हैं, मेन 4 पात्र हैं। पहला पात्र महंत है, दूसरा पात्र नारायण दास है, तीसरा पात्र गोवर्धन दास है और चौथा पात्र जो है वो चौपट राजा है। तो महंत के शिष्य, अंधेर नगरी का राजा। तो और भी इन 4 पात्र के अलावा और भी कुछ पात्र हैं जो आप देख लीजिए। जैसे पहला पात्र है कुचरीन का, फिर हलवाई का, फरियाती का, कल्लू पनिया का, कारीगर का, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, करेरिया का, कोतवाल का, सिपाही का आदि और भी कुछ पात्र हैं जो नगर के दृश्य के लिए जरूरी हैं। तो ये हो गया आपको पात्र परिचय। अब इस नाटक का जो पहला दृश्य है वो आप देख लीजिए। जब आप नाटक को प्ले करेंगे तो उसके लिए आपको जो पहला दृश्य है वो आप देखिए। स्थान शहर से बाहर सड़क, महंत जी और 2 चेले आपस में बात कर रहे हैं। तो महंत जी बोलते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान का भोग लगे, और क्या। तो इस पर उसके महंत के शिष्य नारायण दास बोलते हैं, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। इस पर महंत जी बोलते हैं, बच्चा गोवर्धन दास अपने दूसरे शिष्य से बोलते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कुचरीन से जब वो जाता है तो उसको रास्ते में कुचरीन मिलती है। तो वो कुचरीन से बोलता है, क्यों भाजी, क्या भाव है। तो उस पर कुचरीन बोलती है, बाबा जी टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर, वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके सेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई, मिठाई का क्या भाव है। तो यहाँ शब्दार्थ आप देख लीजिए। टका मतलब तांबे का पुराना सिक्का है जिसे टका कहते थे। तो वो हलवाई के पास जाकर कहता है, क्यों भाई, मिठाई का क्या भाव है। एक बार फिर से। तो वो हलवाई के पास जाकर गोवर्धन दास पूछता है, क्यों भाई, मिठाई का क्या भाव है। तो इस पर हलवाई बोलता है, टके सेर। गोवर्धन दास बोलता है, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है। हलवाई बोलता है, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है। हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। हलवाई बोलता है, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। गोवर्धन दास बोलता है, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत जी बोलते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया है, कटरी में तो कुछ है ऐसा मालूम पड़ता है। ये महंत जी हैं और ये गोवर्धन दास और ये आपका नारायण दास, तो ये दोनों शिष्य हैं। ये पहला दृश्य यहाँ पर आपका है, आगे देखिए। इस पर गोवर्धन दास बोलता है, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उससे 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। महंत जी, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती हैं, तो
मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है? यहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। इस पर गोवर्धन दास बोलता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है। या जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है, मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। गोवर्धन दास, गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूंगा। इस पर गोवर्धन दास बोलता है, गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा और जगह दिन भर मांगो तो पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूंगा। इस पर महंत जी बोलते हैं, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत जी चले जाते हैं। इस जगह पहला दृश्य नाटक का खत्म होता है। अब नाटक का दूसरा दृश्य स्टार्ट होता है। नाटक का दूसरा दृश्य, राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। राजा बोलता है, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। तो नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी बोलता है, दुहाई राजा, दुहाई महाराज, दुहाई। इस पर राजा बोलता है, बोलो क्या हुआ? फरियादी बोलता है, महाराज, कल्लू पनिये की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी पकड़ी उसके नीचे दब गई। न्याय हो। राजा बोलता है, कल्लू पनिये को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से पनिये को पकड़ लाते हैं। राजा बोलता है, क्यों रे बनिये, इसकी पकड़ी दबकर मर गई। इस पर कल्लू पनिया बोलता है, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा बोलता है, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर लाओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी पकड़ी कैसे मर गई? कारीगर बोलता है, महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकल जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। राजा बोलता है, क्यों रे चूने वाले, इसकी पकड़ी कैसे मर गई? चूने वाला बोलता है, महाराज, भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। राजा बोलता है, तो भिस्ती को पकड़ लाओ। फिर राजा बोलता है, क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और पकड़ी दबकर मर गई? भिस्ती बोलता है, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। अब कुछ आगे बढ़ने से पहले शब्दार्थ देख लीजिए। भिस्ती मतलब मशक में पानी ढोने वाला व्यक्ति, गुलाम मतलब दास नौकर, मशक मतलब खाल का बना पानी भरने का थैला। इस पर राजा बोलते हैं, अच्छा, भिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। नौकर भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई बोलता है, महाराज, करिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, करिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, करड़िया लाया जाता है। राजा बोलता है, क्यों रे करड़िए, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? करड़िया बोलता है, महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा बोलता है, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ के लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि करड़िए ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल बोलता है, महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो।
सभी कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं। यहाँ पर दूसरा दृश्य खत्म होता है। अब नाटक का तीसरा दृश्य स्टार्ट होता है। तीसरे दृश्य में गोवर्धन दास से बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी, हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। नाहक मतलब बिना वजह। सिपाही, चल पे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबराकर, अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही बोलता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उस इस पर सिपाही बोलता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब बीमार हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की। इस पर हुक्म हुआ कि किसी तंदुरुस्त आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं ना होगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी, आप कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। इस पर सिपाही बोलता है, चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी, गुरुजी। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। इस पर महंत जी बोलते, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दे। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही हैरान होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। आगे का शब्दार्थ है हुज्जत मतलब जुबानी लड़ाई करना, झगड़ा करना। इस पर राजा बोलता है, यह क्या गोलमाल है? सिपाही बोलता है, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा बोलता है गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? इस पर महंत जी बोलते हैं, राजा, इस समय ऐसी सुख घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री बोलता है, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास बोलता है, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल बोलता है, हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी। राजा बोलता है, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमें फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिर जाता है। इस तरीके से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चित्र में भी देखिए राजा को फांसी पर लटकाया जाता है। और इस प्यारी सी नाटक को लिखने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से महंत जी ने अपने चेले को भी बचाया, उस राज्य को भी बचाया, उस राज्य की प्रजा को भी मतलब बचाया। कितने अच्छे प्रकार से उन्होंने गुरुजी ने उस राज्य की प्रजा को, अपने चेले को, सब लोगों को बचाया और कितना अच्छा न्याय किया। मेरे अनुसार तो ये बहुत अच्छा न्याय है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आपको महंत जी का न्याय सही लगा या गलत लगा। और आगे का जो क्वेश्चन है वो देखिए, अंधेर नगरी में सारी चीजें कितने में मिलती थी? तो इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। इसका आंसर ये देखिए, यहाँ टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद आया। यहाँ सभी चीजें टके सेर से की भाव से मिलता है। तो यहाँ पे अंधेर नगरी में सारी चीजें टके सेर से मिलती है। आगे का क्वेश्चन देखिए,
सेकंड क्वेश्चन है, गोवर्धन दास अंधेर नगरी में ही क्यों रहना चाहता था? तो इसका भी आंसर आपको आगे मिलेगा। ये देखिए, इसका आंसर आपको यहाँ सेकंड पेज में है। गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूंगा। क्योंकि वो उसे यहाँ पर पेट भर के खाना मिल रहा है, हर चीज टके सेठ भाव से मिलती है, इसलिए वो यहाँ पे रहना चाहता है। तीसरा क्वेश्चन है, फरियादी राजा के पास जाकर फरियादी राजा के पास क्या फरियाद लेकर आया? तो इसका भी आंसर आपको आगे मिलेगा। इसका आंसर यहाँ पे फरियादी राजा के पास लेकर आया, महाराज कल्लू पनिये की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी पकड़ी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। तो ये फरियाद लेकर फरियादी राजा के पास आया। तो इसका आंसर आपका बस यही लाइन है, एक लाइन है। चौथा क्वेश्चन है, सिपाही गोवर्धन दास को क्यों पकड़ लेते हैं? तो इसका भी आंसर आपको आगे है। इसका आंसर यहाँ पे देखिए, सिपाही कहता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब बीमार हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी तंदुरुस्त आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। तो बस इसी कारण से सिपाही गोवर्धन दास को पकड़ते हैं, क्योंकि वो हट्टा कट्टा तंदुरुस्त था। पांचवा क्वेश्चन है, महंत ने गोवर्धन दास को कैसे बचाया? तो इसका भी आंसर आपको आगे है। इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। महंत जी बोलते हैं, कोई चिंता नहीं, भौंस चढ़ाकर सिपाहियों से कहते हैं, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तो उपदेश देने के बहाने से महंत जी ने अपने शिष्य गोवर्धन दास की रक्षा की। तो ये हो गया लास्ट का आंसर। इस प्रकार हम आपको सारा क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। छठा क्वेश्चन ना फिल इन द ब्लैंक्स है। एकांकी में है, अंधेर नगरी में सभी पकड़ी मरने का दोष एक दूसरे पर थोपते रहते हैं। लिखिए, किसने किसे और क्यों दोषी बनाया? क है, फरियादी कल्लू पनियान, उसकी दीवार के नीचे बकरी दब गई। कल्लू पनिया बोलता है कारीगर से, तो क्या बोलता है कारीगर से, तो वो आप यहाँ लिखिए। फिर उसके बाद कारीगर क्या बोलता है वो लिखिए। उसके बाद कैसे वो जाता है कोतवाल के पास, कैसे कैसे करके ये जो पकड़ी दबने का जो दोष है, वो कैसे दोष एक दूसरे पर के ऊपर मरते मरते कैसे गोवर्धन दास के पास तक ये पहुंचता है। ये पूरी स्टोरी आपको इस 3 कॉलम में लिखनी है। बातचीत के लिए कुछ क्वेश्चन है, वो देख लीजिए। ये जरूरी नहीं है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए है। महंत अंधेरी नगरी में क्यों नहीं रहना चाहते थे? क्या आप उनसे सहमत हैं? अगर सहमत है तो आप बताइए कि क्यों सहमत है और किस लिए सहमत है। तो ये आप सोचकर ना इसका आंसर दे सकते हैं। दूसरा है, महंत ने अपने शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में क्यों भेजा होगा? इसका भी आंसर आप सोच कर बताइए। क्योंकि वो महंत जी जानना चाहते थे कि राज्य कैसा है, यहाँ की प्रजा कैसी है, यहाँ के नियम क्या है, नियम कायदे कानून क्या है। इसलिए वो जानने के लिए अपने शिष्यों को अलग अलग दिशा में भेजे, ताकि उन्हें इस नगर के बारे में, यहाँ के कानून और नियम के बारे में पता चल सके। और आप क्या सोचते हैं, इसका आंसर भी आप बता सकते हैं। तीसरा है, भाजी और खाजा क्या होता है? तो आप बताइए भाजी और खाजा क्या होता है। तो भाजी सब्जी को कहते हैं और खाजा एक प्रकार का मिठाई होता है। अनुमान और कल्पना के आधार पर जो क्वेश्चन है वो देखिए। गोवर्धन दास ने 7 पैसे में कौन कौन सी मिठाई खरीदी होगी, ये आप सोचकर बताइए। दूसरा है, महंत ने गोवर्धन दास को क्या उपदेश दिया होगा, ये भी आप सोचकर बताइए। तीसरा है, एकांकी का शीर्षक अंधेर नगरी क्यों रखा गया होगा, ये भी सोचकर बताइए आप। चौथा है, आप इस एकांकी के लिए कोई 2 शीर्षक बताइए, साथ ही यह भी बताइए कि आपने ये शीर्षक क्यों चुना। तो आपने जैसे कि पूरी कहानी स्टोरी आपने पढ़ी और सुनी, तो इस हिसाब से आप बताइए कि अंधेर नगरी के अलावा इस एकांकी का और क्या नाम हो सकता है। कोई 2 नाम बताइए, और ये 2 नाम किस प्रकार से हो सकता है, क्या सोचकर आप रखे हैं, वो भी आप बता सकते हैं। फिर है भाषा की बात। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टाला जा सकता है, ये किस प्रकार का भाषा है वो आप बता सकते हैं।
फिर दूसरा है अरे बच्चा गोवर्धन दास तेरी यह क्या दशा है, ये किस टाइप का है, प्रश्नवाचक है, ये आज्ञा सूचक है, प्रश्नवाचक भाषा होगा। तो इस टाइप से आप बताइए कि कौन कौन सी भाषा है। फिर है तीसरा है यह क्या गोलमाल है, तो ये भी क्वेश्चन प्रश्नवाचक टाइप का है, मुहावरे टाइप का मुहावरा और प्रश्नवाचक मिला हुआ ये भाषा है। चौथा है वाह वाह बड़ा आनंद है, तो ये कैसा है, प्रशंसादायक मतलब ये भाषा हुआ। इस तरीके से कौन सी भाषा ये आप बता सकते हैं। सेकंड है नीचे कुछ विशेषण दिए गए हैं, उन्हें उनके आगे दिए गए उचित विशेषण से मिलाइए। ये विशेषण है और ये विशेष है। विशेषण मतलब जो शब्द होता है वो शब्द की विशेषता है, और ये विशेषता किससे रिलेटेड है वो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सुंदर लिखा है, तो सुंदर को आप यहाँ नगर से मतलब जोड़ सकते हैं, सुंदर नगर। टका शेर भाजी, और चौपट राजा, अंधेर नकरी, शुभ घड़ी, बड़ी भेड़। इस तरीके से आप यहाँ पर विशेष को विशेषण से अटैच कीजिए। फिर तीसरा है फिल इन द ब्लैंक्स से रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठ के से उपयुक्त शब्द चुनकर लिखिए। नगर तो बड़ा सुंदर है पर डैश, फिर सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो, तो क्या भोग, रुपए, कपड़े या भिक्षा। नगर तो बड़ा सुंदर है पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो, यहाँ पे भिक्षा होगा। ख है 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से डैश मिठाई मोल ली। 3 सेर, 3.5 सेर, 3.5 किलो, 3.5 सेर, तो यहाँ होगा 3.5 सेर। 7 पैसे भीख में मिली थी, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली। किताब में भी चैप्टर में भी 3.5 सेर है, यहाँ पे आगे देख लीजिए। यहाँ देखिए किताब में भी है 3.5 सेर मिठाई दे दीजिए। गौ है तीसरा है इस समय ऐसी सूप खड़ी में जो मरेगा डैश जाएगा। सीधा शहर, सीधा स्वर्ग, सीधा अपने घर नरक, तो स्वर्ग। तो इस समय ऐसी सूप खड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स भी खत्म हो गया। ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है आपको एग्जामिनेशन में। फिर जीवन मूल्य से संबंधित है, ये आपके नॉलेज के लिए। स्वर्ग जाने के लालच में राजा स्वयं फांसी पर चढ़ गया, क्या यह न्याय सही था? मेरे अनुसार तो ये महंत जी ने ये न्याय बिल्कुल सही किया, क्योंकि इस टाइप का जो भी जगह इस टाइप के राजा होंगे जो भी देश में, तो वो देश तो चौपट होगा ही होगा। इस तरीके से महंत जी ने अपने शिष्यों के साथ साथ वहाँ उस शहर को भी बचाया और वहाँ की प्रजा को भी बचाया, और इस मूर्ख राजा से वहाँ के लोगों को मुक्ति दिलाई। तो ये तो मेरे अनुसार तो बिल्कुल सही न्याय था। आपके अनुसार ये न्याय सही था या गलत, आप सोचकर बताइए। दूसरा है आपकी समझ से बकरी के मरने का वास्तविक दोषी कौन था, कारण भी बताइएगा। तो आप जैसा कि स्टोरी सुने तो आप बताइए कि दीवार गिरने से कौन वास्तविक दोषी था। दीवार, पनिया, करड़िया, कोतवाली, भिस्ती, चूने वाला, कारीगर या कोई भी नहीं। तो आप ये सोचकर बताइए कि कौन वास्तविक दोषी था या नहीं था, वो आप सोच कर बताइए। कुछ आपके करने के लिए एकांकी में अंधेर नगरी का मंचन कीजिए। अंधेर नगरी मतलब जो नाटक है उसको आप स्टेज शो आप कर सकते हैं। दूसरा है अंधेर नगरी के मंचन के लिए आवश्यक सामान की जो सूची बनाई जाएगी, जो आपको स्टेज शो करने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी उसकी सूची यहाँ पर आप बनाइए और आप इसका मंचन भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे इसका चैप्टर है, ये एक पोयम है और ये पोयम बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, मेरे क्लास को, जिससे अगर हम नई वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप तुरंत उस वीडियो को देख लीजिए। आपको फिर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से पूरा चैप्टर मेरा कंप्लीट होता है। आगे का चैप्टर हम जब बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप देख लीजिएगा। पूरी वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।